हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो एडुटेरिया का सीरीज चला रहे हैं, ये आपका दूसरा सेट है और इसमें भी हम लोग 50 क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने आपसे वादा किया है कि जो टोटल इस सीरीज में हम लोग 50 सेट्स का सॉल्यूशन करेंगे। एक सेट में 50 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल हमारे पास 2500 क्वेश्चंस का हमारे पास भंडार हो जाएगा, जिससे आसानी से बीपीएससी 70वीं को निकाला जा सकता है, क्वालिफाई किया जा सकता है। पिछला लेक्चर यानी कि पिछला जो पहला नंबर का सेट था, उसमें हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, पुरापाषाण काल को देखा था, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण के साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जाना था। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है इस सारे 50 महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ अन्य तथ्यों को भी देखेंगे, है ना। पुरापाष यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के काल को देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार ऐसे हैं, इनमें से चारों में से कौन है जो आपको केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो आपको मैं बता दूं कि आपका अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, यह 5 आर्टिकल्स, 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार, 16 में प्रदत्त मूल अधिकार, 19 में प्रदत्त मूल अधिकार, इनमें से सभी। तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया 15, 16, 19, 29, 30, इन पाँचों आर्टिकलों को सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया गया है, प्रदान किया गया है। बात करें मौलिक अधिकार के बारे में, तो मौलिक अधिकार आपका कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 12 से शुरू होकर के कहाँ तक है, 35 तक है। अनुच्छेद 35 तक है ना। टोटल हमारे कितने मौलिक अधिकार थे जब संविधान का निर्माण किया गया था। तो मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, तो एक घटा दिया गया है। अभी हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा करके अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है और इसे क्या बना दिया गया दोस्तों, इन्हें बना दिया गया है आपका वैधानिक अधिकार, लीगल अधिकार। ठीक है, तो इसे हटा दिया गया है। अब मौलिक अधिकार में आप सबसे पहला क्या आता है, समानता का अधिकार। याद रखेंगे, पहला समानता का अधिकार, फिर आएगा आपका स्वतंत्रता के अधिकार, फिर आएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपका संस्कृति, है ना, संस्कृति यानी कि शिक्षा का अधिकार, और आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल आपका 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है, अगर जो है राज्य इसके खिलाफ इसका कुछ करता है, उल्लंघन करता है, तो क्या कर सकते हैं आप, सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। यही आपके मौलिक अधिकार ऐसे हैं जिसके लिए सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद कितने में दिया गया है, अनुच्छेद 32 में दिया गया, आर्टिकल 32 में इसका प्रावधान है। आगे बात करते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है, राज्यसभा निम्न कथन पर विचार कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। चलिए मैं बात कर देता हूँ राज्यसभा के बारे में सारा चीज़, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। तो राज्यसभा जो है राज्यसभा, ये आपका अस्थाई सदन है। ये आपको मालूम होगा, ये आपका कैसा सदन है, अस्थाई, यानी कि इसका कभी भी समापन, इसका कभी भी विघटन नहीं किया जा सकता। राज्यसभा, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ये तो आपका संस्था कैसी अस्थाई है, लेकिन सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, है ना। ये 6 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्यों का। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष चाहिए उम्र, तो उम्र होना चाहिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, है ना। कितना वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। कितने वर्ष पर जो है आपका 1/3 सदस्य को ये किया जाता है, छुट्टी पर दिया जाता है। तो 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या करते हैं, छुट्टी प्राप्त करते हैं, और न्यू मतलब 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य क्या करते हैं, फिर आपका राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। कथन को देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, 6 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, गलत है, 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा अस्थाई सदन है, बिल्कुल सही, लेकिन इसके 1/4 नहीं, 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष मुक्त होते हैं या छुट्टी पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो सारे के सारे गलत है, तो उपयुक्त में से सभी यहाँ पर गलत हो जाएगा। कथन गलत कथन पूछा है आपको। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है। जो आपका धन विधेयक होता है, मनी बिल होता है, मनी बिल को जो आपका राज्यसभा है वो कितने दिन तक रोक सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक रोकने का प्रावधान उसके पास है। 14 दिन से ज़्यादा उसको नहीं रोक सकता। अगर 14 दिन तक वो अगर अपना सहमति नहीं देती है या किसी प्रकार का प्रतिक्रिया नहीं देता है, तो उस विधेयक को लोकसभा के द्वारा ही जो है पारित कर लिया जाएगा। अगला आपका है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब
अगर कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का क्या बनने चाहता है, न्यायाधीश बनने चाहता है, उसका लॉयर बनने चाहता है ना, कि जज बनने चाहता है, तो उसके लिए उसकी पात्रता क्या होगी। पहला आपका कथन है भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। बिल्कुल राइट है, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास अनुभव होना चाहिए, है ना, न्यायालय में कार्य करने का। तो कितना वर्ष, 10 वर्ष तक कम से, चाहे तो न्यायिक पद पर रहा हो या फिर 10 वर्ष तक जो है निचली अदालत या फिर उच्च न्यायालय जो है उसमें अधिवक्ता रहा हो, है ना। तो यहाँ पर पहला कथन तो राइट है। दूसरा कथन कह रहा है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, जो न्यायाधीश बनने के लिए है उसकी आयु कोई फिक्स नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर आपका ये आपका कथन 2 जो है गलत हो जाएगा। तो आपको पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपका केवल कथन 1 आपका राइट है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए। जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है बच्चों, दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, तो इसको राज्यसभा, ये दोनों सदनों के द्वारा कितने समय के अंतर्गत मतलब उसको अनुमोदन करना है, पारित करना है, तो 60 दिनों के अंतर्गत, यानी कि 2 महीने के भीतर। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया। तो आपको पूछ रहा है कि भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के विरुद्ध, तो सबसे पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध 1963 ईस्वी में, जब हमारे कौन थे प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन यानी कि उनको लागू करवाने के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 37, 38, 39, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका 37। अनुच्छेद 37 में कहता है कि डीपीएसपी जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो है डीपीएसपी, है ना, स्टेट पॉलिसी, ये इसको जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोला जाता है। तो इसको लागू परिवर्तन करवाने के लिए जो है जो आपका प्रावधान है अनुच्छेद 37 में है, और इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, केवल आपका जो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार ही है जिसके आप क्या कर सकते हैं, अगर उल्लंघन करती है सरकार या राज्य आपके खिलाफ तो आप जा सकते हैं। चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। तो चेलैया समिति का गठन 1991 में इसमें किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से, कोको उत्पादन या फिर चमड़ा उत्पादन से किसका संबंध है। भूरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति या फिर गोल्डन क्रांति। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर, भूरी क्रांति का संबंध है आपका कोको उत्पादन या फिर चमड़ा के उत्पादन से। अगला प्रश्न है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से विदेश चला जाता है, तो इसे क्या कहेंगे। मान लीजिए एक कंट्री, एक देश है ए, और हमारा ये आपका भारत है, तो यहाँ से आया धन भारत और फिर बहुत तेज़ी से वो वापस उसी देश में चल गया या दूसरा देश में चल गया, यहाँ से कोई बी कंट्री में, बी देश में चला गया, तो इस धन को क्या कहेंगे। तो ये धन काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहता है, बहुत फास्ट चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉट मनी, गर्म मुद्रा, या इसी को बोलते हैं उष्ण मुद्रा। और इसका एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है प्योर आपका ये डॉलर, है ना, डॉलर। चलिए आगे बात करते हैं, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP जो है अनुमोदित करता है, कौन इसको अनुमोदित करता है। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय कृषि मंत्रालय, कृषि उपज मंडी समिति। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति, इसको बोलते हैं CCEA, है ना, CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ क्या है, इकोनॉमिक अफेयर। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है क्या करता है, गन्ने का उचित मूल्य और MSP जो है आपका निर्धारित करता है, पारिश्रमिक मूल्य। आगे बात करते हैं, असहयोग आंदोलन का असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है। तो असहयोग आंदोलन इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1920 ईस्वी में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे किस अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन में ये मतलब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, जल्दी से बताएंगे। अब इसके कार्यक्रम में कौन शामिल नहीं है, सरकारी पदों का त्याग, बिल्कुल सही है, इसमें सरकारी पदों का त्याग किया गया था। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था, बिल्कुल सही है। खादी को अपनाया गया था, चरखे का ना चलाने के लिए किया गया था। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार,
बिल्कुल सही है। वकीलों ने जो है अदालतों का बहिष्कार किया था कि भारतीय वकील जो है अदालतों में होने चाहिए। उसके बाद डी नंबर में कह रहा है कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी नहीं, लोग आवाजाही के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग कर रहे थे, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये कार्यक्रम में शामिल नहीं था। अगला बात करते हैं दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को की गई थी। दांडी यात्रा की गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना, आप लोग को मालूम होगा। तो दांडी यात्रा जो किया गया था वो आपका कब से शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था ना, 12 मार्च को। और 12 मार्च से लेकर के कब कितना 30 तारीख को नमक बना करके तोड़ा गया था, और 6 अप्रैल को ये दांडी यात्री जो है दांडी मार्च समाप्त किया गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को हुआ है, बिल्कुल आपका राइट है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ध्यान रखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 ईस्वी में आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पूना समझौता जो है आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ है। और भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका कब हुआ था, ये आपका 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो यहाँ पर दिया हुआ है 23 मार्च 1942, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस। तो इसने जो है सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। कब किया था ये आपको पूछ रहा है, तो ध्यान रखेंगे इन्होंने किया था 21 अक्टूबर 1943 को किया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, सती प्रथा का जो उन्मूलन किया गया ये आपका कब किया गया था, तो आपको ध्यान होगा विलियम बेंटिक, सर विलियम बेंटिक के, है ना, शासनकाल में गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिक, उसी के समय 1829 के अधिनियम 17 के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सती प्रथा का जो प्रमाण है वो किस अभिलेख से मिलता है, एरन अभिलेख। 510 का जो अभिलेख है, कौन सा, एरन अभिलेख। कहाँ पर मिलता है एरन अभिलेख, मध्य प्रदेश का एरन अभिलेख। आगे बात करते हैं, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, यानी कौन सा गवर्नर जनरल था जिन्होंने वहाबियों के विद्रोह को कुचला था, तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 18वें नंबर का, कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था। त्रिपक्षीय संघर्ष में, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश जो है आपका सम्मिलित नहीं था, तो ध्यान रखेंगे त्रिपक्षीय कौन कौन शामिल था, तो था आपका पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल था। जबकि इसमें जो है दोस्तों पल्लव जो है शामिल नहीं थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शवों को दफनाने का मिला है, कहाँ से मिला है, हड़प्पा में। सिंधु घाटी सभ्यता, पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि हड़प्पा स्थल में क्या किया था, शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। तो हड़प्पा में जो दफनाया जाता था, वो जब दफनाया जाता था तो उसमें शव जो था उसके सिर यानी कि उसके माथे को किस दिशा में रखा जाता था, तो मैंने उसी दिन बताया था आपको कि उसके सिर को उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, और पैर को दक्षिण की तरफ रखा जाता था। इसलिए आपको राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ए ऑप्शन, कि उसके सिर को उत्तर की दिशा में रखा जाता था। आगे है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्मों को का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ था दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति में। कौन सी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति में, जो कब बुलाया गया था, ये किसके शासनकाल में बुलाया गया था, कनिष्क के शासनकाल में बुलाया गया था, है ना, कनिष्क के शासनकाल में बुलाया गया था। आपका कहाँ पर बुलाया गया था, कुंडलवन, कश्मीर में बुलाया गया था, जम्मू कश्मीर में बुलाया गया था, कुंडलवन, है ना। अच्छा, उसके बाद आपको बताना है वसुमित्र, इसके कौन क्या थे, इसके आपका जो है इसका आपका ये था, क्या बोलते हैं कि उसका अध्यक्ष बनाया गया था उसको। और इसी समय जो है क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, हीनयान और महायान। कौन कौन सा संप्रदाय, हीनयान और महायान, 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। अच्छा, पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर बुलाई गई थी, तो ये आपका राजगिरी में बुलाई गई थी, गिरिब्रज या फिर राजगिरी। किसके शासनकाल में बुलाया गया था, अजातशत्रु के शासनकाल में बुलाया गया था, है ना। उसके बाद जो है इसके वो कौन थे, क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष महाकश्यप था, है ना, महाकश्यप। और किसके शासनकाल में, अजातशत्रु। कहाँ पर बुलाया गया था, राजगिरी में। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति हो गया। अच्छा, द्वितीय बौद्ध संगीति कब बुलाया गया था, आपको मालूम होगा,
ये किसके शासनकाल में बुलाया गया था, कब बुलाया गया था दोस्तों, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। प्रथम बौद्ध संगीति आपको 483 के आसपास बुलाया जाता है, वो तिथि याद नहीं रखना है क्योंकि वो सब तिथि आपको नहीं पूछा जाएगा, बीपीएससी का एग्जाम है ना, उतना फैक्ट नहीं पूछेगा आपको। तो द्वितीय बौद्ध संगीति आपको किसके शासनकाल में बुलाया गया था, कालाशोक के शासनकाल में। कौन सा शासक था, कालाशोक। अच्छा, अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ बुलाया गया था, वैशाली में बुलाया गया था, बस इतना याद रखना है। आगे है तीसरा बौद्ध संगीति, तो ये आपका कहाँ बुलाया गया था, पाटलिपुत्रा में। शासक कौन था, अशोक। कौन अध्यक्ष था, मखलिपुत्र तिस्स। और यहाँ पर 3 गो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, ये सारा चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। कैवल्य यानी कि उसको ज्ञान की जो प्राप्ति हुई ना, उसको बुलाया जाता है कैवल्य। और बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं बुद्धत्व, है ना। बुद्ध को प्राप्त हुआ था तो उसको बोलते हैं बुद्धत्व। और जो है कैवल्य जो है महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कौन सी नदी के किनारे, ऋजु पालिका नदी के किनारे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बात करते हैं, आजीवक संप्रदाय के संबंध में संस्थापक निम्नलिखित में कौन है। जो आजीवक संप्रदाय है इसका आपका संस्थापक पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है दोस्तों मखलिपुत्र गोसाल। मखलिपुत्र गोसाल जो है आपका आजीवक संप्रदाय का संस्थापक है। कच्चायन किसका है, तो भौतिकवादी। भौतिकवादी संप्रदाय आपको याद रखना है, ये सब संप्रदाय को याद रखना है। भौतिकवादी संप्रदाय का कौन है संस्थापक, कच्चायन है। संजय जो है बैठलनीपुत्र, ये जो है अनिश्चयवादी का है। और पूरन कश्यप जो है ये आपका घोर अकिरियावादी संप्रदाय का संस्थापक है। ये चारों को ध्यान रखना है आपको। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल किसका, स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल, यानी बड़े बड़े महल निर्माण करने के लिए जाना जाता है। किसके शासनकाल को, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, शाहजहाँ को। किसको बताया, ये कहा गया है शाहजहाँ के शासनकाल में स्थापत्य कला का बहुत ही ज़्यादा उसका विकास हुआ था, इसलिए उसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है, आगरा में देखने को मिलता है और दिल्ली में देखने को मिलता है। आगरा का ताजमहल, है ना, आगरा का किला उधर, मतलब कि ढेर सारा चीज़ है आपको दिल्ली में। दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला दिल्ली में, है ना, ये सारा चीज़ आपको नजर आएगा। आगे है, मुगल काल में मुहतसिब कौन था। यानी मुगल काल में जो आपका ये होता था, अधिकारी होता था मुहतसिब, तो वो कौन सा अधिकारी होता था मुहतसिब, तो मुहतसिब जो होता था दोस्तों वो होता था आचरण अधिकारी। किससे संबंधित होता था, आचरण अधिकारी होता था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, दीवान-ए-अर्ज किस विभाग से संबंधित है। दीवान-ए-अर्ज, तो दीवान-ए-अर्ज जो होता था ये आपका सैन्य विभाग से संबंधित होता था। किससे होता था, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित होता था। आगे है, बसवंत व दशावंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। यानी ये दोनों चित्रकार जो थे किसके दरबारी थे, चित्रकार थे, तो अकबर के। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर मिलाने के लिए दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है। परमाणु विद्युत गृह और एक तरफ दिया हुआ है राज्य, नरोड़ा, कुडनकुलन, काकरापाड़ा, तारापुर। तो आपको इधर मिलाना है इधर से, लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको ये सारा चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। नरोड़ा आपका उत्तर प्रदेश में है, कुडनकुलन जो है आपका तमिलनाडु में है, काकरापाड़ा आपका गुजरात में है, काकरापाड़ा, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है, ध्यान रहेगा। तो अब हमको बोला कि सुमिलित नहीं है, तो नरोड़ा उत्तर प्रदेश बिल्कुल राइट, काकरापाड़ा गुजरात बिल्कुल राइट, तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, कुडनकुलन कर्नाटका ये आपका गलत है। कुडनकुलन जो है आपका दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो 38वीं जो लेटीट्यूड जाती है, 38वीं जो आपका अक्षांश रेखा जाती है 38 डिग्री अक्षांश, ये किन दो देशों के बीच में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में स्थित है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे 49वीं जो है समानांतर रेखा जो है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक अच्छा जो है ईंधन का उदाहरण नहीं है। आपको पूछ रहा है कि अच्छा ईंधन का जो है गुण नहीं है, इनमें से कौन। ऑप्शन ए कह रहा है ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ज़्यादा से ज़्यादा हीट देगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा देगा तो जल्दी से खाना पक जाएगा, बिल्कुल राइट। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैस, ये गलत हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर अवशिष्ट पदार्थ देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा और हानिकारक गैस देगा तो हमारे पर्यावरण क्या होंगे, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार। अगला आपका प्रश्न है
30 नंबर का दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित करना है आपको। और यहाँ पर दिया हुआ एक तरफ विटामिन का नाम दिया हुआ है और एक तरफ वो किन किन जो है क्या क्या काम करता है उससे संबंधित आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर विटामिन B7 है, विटामिन B12 है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ठीक है, तो विटामिन B7 का क्या काम होता है, विटामिन B7 का जो काम होता है वो होता है बालों को झड़ने से रोकना, है ना, उसके लिए कार्य करता है। तो विटामिन B7 की कमी से बालों झड़ने लगती है। तो विटामिन B7 का कहाँ पर दिया हुआ बाल का झड़ना, 3 दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका ए नंबर का 3 हो जाएगा। आगे बात करते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है दोस्तों ये आपका प्राणी अरक्तता होना, यानी कि इसकी कमी से क्या होती है, प्राणाशी अरक्तता हो जाती है। उसके बाद विटामिन ई तो मालूम होगा आपको, विटामिन ई की कमी से बांझपन उत्पन्न हो जाता है। और विटामिन के क्या करता है, रक्त के थक्का जाने में मदद करता है विटामिन के। अच्छा, आप लोग को मालूम होगा विटामिन ए को रेटिनॉल, उसका साइंटिफिक नेम क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। उसी तरह से विटामिन बी का थायमीन है ना, B1 B2 B12 तक है लगातार। आगे बात करते हैं, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं, तो आप लोग को मालूम होगा या नहीं है तो आपका इसका आंसर राइट हो जाएगा गैलेक्टिक इकाई, है ना। गैलेक्टिक इकाई कहते हैं दो तारों के बीच दूरी ज्ञात करने का। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है ना, बहुत कम होती है। कौन सी रोग है जो महिलाओं में बहुत कम होती है पुरुषों की तुलना में, तो वो आपका वर्णांधता। ये जो आपका रोग है ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होती है, निम्न होती है। आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और ये निम्न में से किसका वहन करता है, तो हीमोग्लोबिन जो है आपका ऑक्सीजन का वहन करता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है ना। आगे बात करते हैं, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। क्या कह रहा है कि एक पदार्थ है उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करना है, किसके, बिना तापमान में बदलाव के, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। आपको बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल किस में नहीं पाया जाता है, तो ध्यान रहेगा जीव द्रव में जो है आपका न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, बल्कि बाकी केंद्रिका, राइबोसोम, हरित लवण, इन सारे में आपका क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन नहीं है, मछली का तेल, पालक, आम या फिर जंतुओं के यकृत और गुर्दे। तो यहाँ पर पालक, कोई भी हरी सब्जी होगी, आम होगा, ये सब में क्या है, विटामिन ए का स्रोत होता है, मछली का तेल भी। लेकिन जो आपका जंतुओं के यकृत और गुर्दे होते हैं ये आपका विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कथन को देखना है ना। तो देखिए सूची एक तरफ दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक तरफ कुछ आपको जो है एसआई यूनिट सब दिया हुआ है ना, और मतलब एक तरफ एसआई यूनिट सब है और एक तरफ आपको यूनिट यानी कि क्वांटिटी दिया हुआ है, यानी कि तो प्रतिरोध का क्या होता है, तो प्रतिरोध का आपको मालूम है, प्रतिरोध का होता है ओम, है ना, प्रतिरोध का ओम होता है। विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। और बल यानी कि फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। और पावर यानी शक्ति का क्या होता है, वाट होता है। तो आपको मिलाना है, प्रतिरोध का हो जाएगा ओम, उसके बाद विद्युत धारा का हो जाएगा आपका एम्पियर, बल का हो जाएगा न्यूटन और पावर का हो जाएगा वाट। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से मिला लेंगे। आगे बात करते हैं, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है। सबसे कम घनत्व धातुओं में, तो आपको ध्यान होगा जो आपका धातु में सबसे कम घनत्व होता है वो आपका इन चारों में से लिथियम हो जाएगा, है ना। लिथियम, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब ऐसे धातु हैं जिनको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है ना। चलिए आगे बात करते हैं, आपका 39 नंबर का प्रश्न है आपका कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जो प्राकृतिक रबर होते हैं, तो प्राकृतिक रबर के बारे में आपको कॉमन याद रखना है कि ये तो सबसे पहले ये कैसे है कि प्राकृतिक बहुलक है। ये क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। और दूसरा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है, लोचदार का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका कथन देखेंगे और ये एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार का गुण, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? यानी कि किसी भी जो तत्व का रासायनिक जो होता है गुण, केमिकल जो प्रॉपर्टी होता है, वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, कोई भी तत्व होता है, उस तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, उस तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण करता है। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर किसी जो है एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 है या इससे कम है, तो क्या कहेंगे, वो मुख्य रूप से धातु होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6, 7 के आसपास है, तो वो क्या होगा, अधातु होगा। बाहरी कक्षा में अगर 8 के बराबर है तो वो अकीरिय गैस होगा। तो ये कौन निर्धारण कर रहा है? ये आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारण कर रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। और वैसे भी इलेक्ट्रॉन जब भी जो कंपाउंड बनाते हैं, परमाणु मिल करके एक दूसरे के साथ जुड़ करके, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही त्याग और साझा या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है ना। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? जो देवप्रयाग है, तो देवप्रयाग किन किन नदियों का है? तो देवप्रयाग में एक तरफ से भगीरथी आती है, एक तरफ से अलकनंदा आती है, दोनों मिल करके है ना गंगा का निर्माण करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितना डिग्री को कहते हैं? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि बीचों बीच से होकर के गुजरती है, कौन सा राज्य का? भारत का नहीं, भारत का तो बीचों बीच से गुजरती है लगभग, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य के बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा आपका। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। 8 राज्य का नाम आपको ध्यान होगा, है ना, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका मिजोरम, त्रिपुरा, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कौन आपका बचा? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड यहाँ पर है। तो ये सारा चीज़ हो गया आपका 8 राज्य। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो आपको मालूम होगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर सदाबहार वन पाई जाती है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के प्राणी मौजूद होते हैं वहाँ पर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग को ऐसे याद नहीं रखना है, आपको क्या करना है, सीधा सीधा आपको ये कुछ याद नहीं रखना है, सीधा आपको ध्यान रखना है ना, जो भी आपके एनसीईआरटीज़ में दिए हुए हैं ना, एक एक करके। जैसे दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। तो एक एक करके सबको याद रख लेना है सही से, है ना। इस तरह से मिलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक में है, रोहिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, बांदीपुर कहाँ पर है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है। उसके बाद आपका सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल आपका कहाँ पर है? सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में आपका बांधवगढ़। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से मिला हुआ नहीं है? तो रोहिला जो है आपका कहाँ पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में, तो गुजरात नहीं होगा। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश हो गया, बांदीपुर आपका कर्नाटक हो गया, सिमलीपाल आपका उड़ीसा हो गया, है ना। इसी प्रकार से आपको याद रखना है, जो आपका क्या है, मानस जो है आपका कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में स्थित है। इसी प्रकार से गोरुमारा कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है गोरुमारा। केवलादेव घाना कहाँ पर है? राजस्थान में है। रणथंभौर कहाँ पर है? राजस्थान में है। वाल्मीकि नगर कहाँ है? वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय नेशनल पार्क, यह आपका वाल्मीकि नगर राजगीर, है ना, बिहार में है आपका। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत यानी कि ठंडी जो है महासागरीय जलधारा नहीं है। आपको यहाँ पर ऑप्शन में है बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर या फिर अगुल्हास। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जो आपका बेंगुएला और हम्बोल्ट और लेब्राडोर है, ये सब के सब शीत है। बाकी अगुल्हास जो है आपका शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, बल्कि गर्म जलधारा है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा, ध्यान रखेंगे, दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक पूछता है दक्षिण भारत की गंगा, एक पूछता है आपका बिरुद्ध गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा, तो पवित्रता के आधार पर आपका क्या है, दक्षिण भारत की गंगा आपका कावेरी हो जाएगी। अगर आपको बिरुद्ध गंगा के लिए बूढ़ा गंगा बोलेंगे, तो बूढ़ा गंगा आपका कौन सा है? गोदावरी नदी है, क्योंकि काफ़ी पुरानी नदी है ना। तो यहाँ पर आपका इस प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका कावेरी हो जाएगा, बी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर, है ना, रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो रिंग ऑफ फायर है वो क्या होती है, वहाँ पर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, बार बार ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो जिसके कारण वहाँ पर प्रकाश की उत्सर्जी होती है, तो इसलिए यहाँ पर इसके कारण क्या आता है, भूकंप आता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो इस दोनों के लिए प्रमुख है, फेमस है, प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं 49 नंबर का प्रश्न है आपका। 49 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 48 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको पूछ रहा है कि कौन इसमें से मिला हुआ नहीं है। तकलामकान, थार, अटाकामा और गिब्सन। तकलामकान चीन में स्थित है, बिल्कुल सही है। थार जो है मरुस्थल भारत में है, बिल्कुल सही है। अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा के बारे में दिया हुआ है, चिली में स्थित है, बिल्कुल सही है ना, ये भी तो आपका राइट ही होगा 48 नंबर का। लेकिन आपका गिब्सन जो है ये आपका अफ्रीका में स्थित नहीं है। गिब्सन कहाँ पर है? गिब्सन आप लोग बताइएगा, गिब्सन जो है आपका मरुस्थल ये कहाँ पर है? आगे बात करते हैं 49 नंबर का, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसको कहते हैं? मान लीजिए कोई एक आदमी है, ये क्या करता है, एक मान लीजिए आपका किसी भी जो है इसमें पढ़ाता है, या फिर मान लीजिए ये एक कंपनी ए में काम करता है, ठीक है, ये कंपनी ए में काम करता है और इसको ये रोजगार में लगा हुआ है, लेकिन ये इसको ना यहाँ से संतुष्टि नहीं है, तो वो उसको परिवर्तन करना चाहता है। वो सोचता है कि किसी दूसरी कंपनी में लगेंगे, तो उस कंपनी को छोड़ देता है। तो छोड़ देता है तो वो कुछ समय के लिए क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा ना। तो इस बेरोजगारी को ही क्या बोलते हैं, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। यानी बीच के समय में एक कंपनी से दूसरे कंपनी को ज्वाइन करने के दरमियान जो वो बेरोजगारी रहा, बेरोजगार, उसी को बोलेंगे घर्षणात्मक या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी के बारे में क्वेश्चन है कि जो एमएसपी है इसके बारे में निम्नलिखित कथनों को विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया था, बिल्कुल सही है, ये तो राइट है आपका, मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित किया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया था। तो दोनों का दोनों कथन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आपके थे आज के, आपको काफ़ी अच्छा ये सेशन लगा होगा। और जो है आप लोग को जो भी आपको नहीं आ रहा है वो आप लोग को क्या करना है, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अगर चैनल में नहीं हुए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए। चले आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कुछ नोट पॉइंट के रूप में, स्मरणीय तथ्य के रूप में देख लेते हैं। देखिए ये कुछ प्रमुख दर्शन है और ये उसके संस्थापक प्रवर्तक है, किसने इसका प्रवर्तन किया है ना। तो यहाँ पर योग दर्शन, तो योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो योग दर्शन का जो प्रवर्तक है वो है आपका पतंजलि, है ना। पतंजलि, महाभाष्य नामक टीका लिखा था जिसने, पतंजलि। आगे बात करते हैं न्याय। पतंजलि किसके इसमें रहता था? तो शुंग शासक, शुंग वंश का शासक जो था ना, शुंग, है ना, शासक के इसमें रहता था वो। उसके बाद है न्याय, तो न्याय का कौन है प्रवर्तक? गौतम है। उसके बाद सांख्य का कौन है? कपिल है। चारवाक दर्शन का चारवाक है। वैशेषिक दर्शन का कणाद है, वैशेषिक दर्शन। पूर्वी मीमांसा जो दर्शन है इसका जैमिनी है। उत्तरी मीमांसा का कौन है? बादरायण है। तो ये सारे आपको याद रखना है क्योंकि मिलान करने के लिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आ जाता है। विभिन्न प्रकार के संप्रदाय और उनके संस्थापक, पीछे हम लोगों ने जैसे पढ़ा था ना, क्वेश्चन आया था आजीवक के बारे में, तो ये सारे संप्रदाय और उसके संस्थापक दिए हुए हैं। तो आजीवक संप्रदाय कौन है? मखलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी कौन है? इसका संस्थापक है संजय वैठलनी पुत्र। भौतिकवादी का कौन है आपका? तो भौतिकवादी का आपका है पकुद का चयन। और घोर जो है अक्रियावादी का कौन है? पूर्ण कश्यप, पूर्ण कश्यप है आपका, ठीक है। तो ये सारे आपका प्रश्न था और ये सारे चीज़ आपको स्मरणीय तथ्य के रूप में याद रखना है। तो आई थिंक ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए क्योंकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।